दोस्तों, मेरे हाथ में आज एक किताब है जिसका टाइटल है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। इस पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी और इसका अनुवाद किया है महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने। अध्याय 19 असत्य रूपी विष। 40 साल पहले विलायत जाने वालों की संख्या आज की अपेक्षा कम थी। उसमें ये रिवाज सा पड़ा हुआ था कि ब्याहे भी अपने को कुमार बताए। विलायत में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी ब्याहा नहीं रहता। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं होता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह इसी जमाने में प्रचलित हुआ है। कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह सरीखी वस्तु नहीं है। अतः हिंदी युवकों को वहां अपने को ब्याह बताते लाज लगती है। विवाह छिपाने का दूसरा एक कारण है कि यदि मालूम हो जाए कि विवाहित हैं तो जहां रहते हैं उस कुटुंब की युवती लड़कियों के साथ घूमना फिरना और हंसी मजाक नहीं चल सकता। यह हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह का दोस्ताना पसंद भी करते हैं। युवक और युवतियों में ऐसे सहवास की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहां तो प्रत्येक युवक को अपनी सहधर्मिणी ढूंढ लेनी पड़ती है। अतः विलायत में स्वाभाविक समझा जाने वाला संबंध हिंदुस्तान का नवयुवक वहां पहुंचते ही जोड़ना आरंभ कर दे तो परिणाम अवश्य भयंकर होगा। अनेक बार ऐसे परिणाम प्रकट भी हुए हैं। तथापि इस मोहिनी माया में हमारे युवक फंसते रहे हैं। उस संग के निमित्त जो अंग्रेजों के लिए चाहे जितना निर्दोष होते हुए हमारे लिए त्याज्य है, हमारे नवयुवक असत्याचरण पसंद करते रहे। इस जाल में मैं भी घिसटा। 5-6 वर्ष पहले से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी अपने को कुंवारा बताते मैं नहीं हिचका। इसका स्वाद तो मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे संकोची स्वभाव ने, मेरे चुप्पेपन ने मुझे बहुत बचाया। मैं बोल नहीं पाता तो कौन लड़की फालतू बैठी थी जो मेरे साथ बातें करे। मेरे साथ घूमने भी शायद ही कोई लड़की निकलती थी। मैं जितना झेंपू उतना ही डरपोक भी था। वेंटनर में जिस कुनबे में मैं रहता था, वैसे कुनबों में सभ्यता की खातिर भी घर की लड़की हो तो मुझ जैसे परदेसी को घुमाने ले जाएगी। इसी कर्तव्य के अनुरोध से इस घर की मालकिन की लड़की मुझे एक दिन वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। मेरी चाल कोई वैसी धीमी ना थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी। इसलिए मुझे तो उसके पीछे घिसटना पड़ रहा था। वो तो रास्ते भर बातों का फव्वारा छोड़ती चल रही थी और मेरे मुंह से कभी सिर्फ हाँ या ना निकल पाता। बहुत बढ़ गया तो कैसा सुंदर है, इतना और कह पाता। वो तो हवा में उड़ी जा रही है और मैं सोचता था कब घर लौटे। लेकिन चलो लौटे कहने की हिम्मत नहीं होती। इतने में एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े होते हैं, पर उतरे कैसे?
ऊंची एड़ी के बूट पहने होने पर भी वो 20-25 बरस की युवती बिजली की तरह ऊपर से उतर गई। मैं तब तक लजाया हुआ ढाल कैसे उतरूं, यही सोच रहा हूं। वो नीचे खड़ी हंस रही है, मुझे हिम्मत बंधा रही है, कहती है आऊं, हाथ पकड़कर उतार लाऊं। इतना बेशूर साबित होना मैं कैसे मंजूर करता। बड़ी मुश्किल से पैर धरते और कहीं कहीं बैठकर सरकते हुए उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझे और गहरी लज्जा में डाला और पानी पानी कर दिया। ऐसी भवती कसकर मुझे शर्मिंदा करने का उसे पूरा हक था, पर हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। असत्य का जहर भगवान को मुझ में से निकालना मंजूर था। वेंटनर की भांति ही ब्राइटन भी समुद्र तट पर हवाखोरी का मुकाम है। वहां एक बार मैं गया, जिस होटल में टिका वहां एक औसत दर्जे की खुशहाल विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर ठहरी हुई थी। विलायत में ये मेरा पहला ही साल था, वेंटनर के पहले का। यहां सूची में खाने की सभी चीजों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझ ना पाता था। वो बुढ़िया जिस मेज पर बैठी थी उसी पर मैं भी था। वृद्धा ने देखा कि ये नया आदमी है और कुछ परेशान भी। उसने बातें शुरू की। तुम अजनबी से जान पड़ते हो और किसी परेशानी में हो। तुमने अब तक कुछ खाने को नहीं मंगवाया। मैं भोज्य पदार्थों की सूची पढ़ और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था। मैं उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा कि इस सूची को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं निरामिष भोजी हूं, इसलिए इसमें कौन कौन सी वस्तुएं निर्दोष हैं, मुझे ये जानने की जरूरत है। उस महिला ने कहा, तो लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और सूची समझाती हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि इसमें से तुम क्या खा सकते हो। मैंने उसकी सहायता सधन्यवाद स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा, मैं जब तक विलायत रहा तब तक तथा उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे अपना लंदन का पता दिया और साथ ही हर रविवार को अपने यहाँ खाने का न्योता दी। अन्य अवसरों पर भी अपने यहाँ बुलाती, कोशिश करके मेरा शर्मीलापन छुड़वाती, जवान लड़कियों से परिचय कराती और उनके साथ बातें करने को प्रोत्साहन देती। एक स्त्री जो उसी के यहाँ रहती थी, उससे बहुत बातें कराती, कभी कभी हमें अकेले भी छोड़ देती। पहले मुझे ये सब बहुत अखरा, क्या बातें करूं ये ना सोचता था, हंसी मजाक भी क्या करूं। पर वृद्धा मुझे पक्का करती रहती, मैं घड़ा जाने लगा। हर रविवार की राह देखने लगा। उक्त स्त्री से बात करना भी रुचने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती। उसे इस सोहबत में रस पड़ गया। उसने तो हम दोनों का भला ही चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, मैं इस भद्र महिला को अपने ब्याह की बात मैंने सोचा कि मैंने इस भद्र महिला को अपने ब्याह की बात बता दी होती, कितना अच्छा था। तब वो मेरे किसी के साथ ब्याह करने की बात सोचती क्या? अब भी क्या कह रहा है? मैं सच कह दूं तो सारे संकटों से बच जाऊंगा। ये तय करके मैंने उसे पत्र लिखा,
जैसा कि मुझे याद है उसका सार दे रहा हूं। ब्राइटन में भेंट होने के बाद से आप मुझ पर प्रेम रखती आई हैं। माँ अपने लड़के का जैसे ख्याल रखती हैं, वैसे ही आप मेरा ख्याल रखती हैं। आप तो ये भी मानती हैं कि मेरा ब्याह हो जाना चाहिए और इसीलिए युवतियों से मेरा परिचय कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने के पहले मुझे आपको बता देना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं। मुझे आपके यहाँ मेरा आना जाना शुरू हुआ उसी समय बता देना चाहिए था कि मेरा विवाह हो चुका है। हिंदुस्तान के विद्यार्थी जो विवाहित होते हैं वे इस देश में अपने विवाह की बात प्रकट नहीं करते, ये मुझे मालूम है। इसी से मैंने भी उस रीति का अनुसरण किया। अब देख रहा हूं कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी ना चाहिए। मुझे तो इतना और कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ था और मेरे एक लड़का भी है। आपसे ये बात छिपा रखने का मुझे अब बड़ा दुख हो रहा है, पर सत्य कहने का अब मुझे ईश्वर ने साहस दिया। इससे मुझे आनंद हो रहा है। आप मुझे माफ करेंगे। जिस बहन से आपने मेरा परिचय कराया है उसके साथ मेरा कोई अनुचित संबंध नहीं रहा है, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। मुझे मर्यादा से आगे नहीं जाना चाहिए, इसका मुझे पूरा ख्याल है, पर आपकी इच्छा तो स्वभावतः ये होगी कि किसी के साथ मेरा गठबंधन हो जाए। आपके मन में ये बात और आगे ना बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य को प्रकट कर देना चाहिए। यह पत्र मिलने के बाद आप मुझे अपने यहाँ आने के अयोग्य समझें तो मुझे तनिक भी बुरा ना लगेगा। आपके स्नेह का ऋण मुझ पर सदा रहेगा। ये तो मुझे कहना चाहिए कि आप मेरा त्याग ना करें तो मुझे खुशी होगी। अब भी मुझे अपने यहाँ आने देने लायक समझेंगी तो मेरे लिए ये आपके प्रेम की एक नई निशानी होगी और उस प्रेम का पात्र बनने के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा। पाठक जान लें कि ये पत्र मैंने कोई क्षण भर में नहीं लिख लिया था। ना मालूम कितने मसीदे बनाए बिगाड़े होंगे, पर ये पत्र भेजकर मैंने अपने सिर का भारी बोझ उतार दिया। लगभग लौटती डाक से ही उक्त विधवा बहन का उत्तर मिला। उसमें उसने लिखा, तुम्हारा साफ हृदय का पत्र मिला। हम दोनों को खुशी हुई और खूब हंसे। तुमने जैसे असत्य का आश्रय लिया था वो तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुम्हारा अपनी असलियत बतला देना अच्छा हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम तुम्हारी बाट देखेंगे। तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनूंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूंगी। हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रही, इसका विश्वास रखना। इस प्रकार अपने भीतर असत्य का जो विष भर गया था उसे मैंने निकाल बाहर किया। इसके बाद तो और कहीं भी अपने विवाह इत्यादि की बातें करने में मुझे घबराहट न